बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने लास्ट लेक्चर तक कर लेंगे। अब जो है वो लास्ट लेक्चर में जो हमने काम किया था वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखी और उसके बाद जो है वो जितनी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ रखी थी उनका मीन और कुछ का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो है वो भी फाइंड करना सीखा, जनरल फार्मूला भी और कुछ एग्जांपल की मदद से। अभी जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है कि जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोसेस बनता है उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज का नाम देते हैं। तो इसमें जो है वो जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास डिस्क्रीट नेचर के अंदर भी थी और वही कंटिन्यूस नेचर के अंदर भी है। इसके अलावा जो है वो गैमा फंक्शन की मदद से हम जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और गामा डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, और देन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मेन एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर देखा जाए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरे कोर्स का एक जो मेन फोकस है, आप इसे कह सकते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि ये पिछली चीज़ों को अगली चीज़ों के साथ लिंक करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोस्टली जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उसको स्टैंडर्डाइज रखते हैं। स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कैलकुलेशन है वो हमारी इजी हो जाती है। इजी हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल, जो है वो हमें वैल्यू मिल जाती है, बार बार जो है वो इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ती। और फिर इसी का एक जो है वो हम लिमिटिंग केस देखेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच करती है टू बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होने के लिए सिर्फ दो कंडीशन है। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स, दो चीज़ें हो गई कि एक फंक्शन है और एक वेरिएबल है। वेरिएबल कंटिन्यूस होगा और एफ ऑफ एक्स अभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बना नहीं है। कब डेंसिटी बनेगा? जब ईच एफ ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव हो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। किसी एक सिंगल वैल्यू के लिए भी जो है वो ये अगर आपको ज़ीरो या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब है ये डेंसिटी फंक्शन के तौर पे सर्व नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन क्या है डेंसिटी होने के लिए कि जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, जो भी इसकी डोमेन है फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट हम इसको कहते हैं, जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन जो है इज इक्वल टू 1 आए। ये वाली चीज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी एक जगह पे। आगे कुछ एग्जांपल आएंगी वही दोबारा रिपीट हो रही है। इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी वाला भी हमने देखा था कि अगर किसी इंटरवल के अंदर प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाई बिटवीन ए एंड बी, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी इस इंटीग्रेशन की फॉर्म में फाइंड हो सकती है। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर आप एक सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो ये हमेशा आपको ज़ीरो देगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये स्टार्ट भी ए से हो रहा है और एंड भी ए पे हो रहा है, इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो ही आएगी। एज अ फिजिकल एग्जांपल अगर आप देखना चाहिए तो ये लोड ऑफ बीम जो है वो ये देख सकते हैं, या आपने जैसे एग्जांपल देखी थी करंट की एग्जांपल देख सकते हैं, और भी फिजिकल एग्जांपल इसमें मौजूद है। द टोटल लोडिंग, ये सेकंड फिगर के लिए मैं बता रहा हूँ कि ए और बी एक्स एक्सिस के ऊपर एक हमने सब इंटरवल चूज़ किया है। इसके अंदर जो हमारे पास ये हाइट आपको कलर नज़र आ रही है एक वर्टिकल बार की फॉर्म में कर्व के अंदर, ये कर्व से नीचे नीचे है। तो कर्व किस चीज़ का होता है? एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स के लिए ये कर्व बनी है। और इस कर्व से नीचे नीचे जितना ये आपको शेडिड एरिया नज़र आ रहा है इस बार की फॉर्म में, वो आपको क्या मेजर करके देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाई बिटवीन ए एंड बी, दो पॉइंट ए और बी के दरमियान में प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी और
एरिया एरिया फाइंड करना और प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी जगह पे जाके मिल जाते हैं। बस डिफरेंस कुछ आएगा, वो डिफरेंस हम जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। मसलन एरिया जो है वो अगर आपका किसी और फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है, ग्रेटर देन 1 की फॉर्म में आ रहा है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। टोटल को अगर हम 1 के अंदर कन्वर्ट करें तो उस वक्त जो हमारे पास एडजस्टेड आएगा आंसर, वो हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इसमें जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एरिया डिटेल से आपको बताया गया है कि ये उसी तरह हिस्टोग्राम के साथ जो है वो मैप हो जाता है जाके। हिस्टोग्राम इज एन अप्रॉक्सीमेशन टू अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हिस्टोग्राम आपको याद है हमने इसी तरह का बनाई थी चीज़। फॉर ईच इंटरवल ऑफ द हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ बार इक्वल द relative frequency of the measurement in the interval। तो ईच बार का जो एरिया है वो relative frequency हमें दे रहा होगा, और फिर हम उस relative frequency is an estimate of probability that measure fall in the उसी स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर जो फॉल कर रही होगी। और अगर हम इसको relative frequency को कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मसलन कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो है वो 110 है, या चलें कुछ डिफरेंट नंबर रख लेते हैं, सिंपली 7 है फ्रीक्वेंसी टोटल, तो हम क्या करेंगे, ईच एरिया को डिवाइडेड बाय 7 करते जाएंगे। टोटल एरिया पहले 7 था, तो अब जब डिवाइडेड बाय 7 ईच आंसर होगा, ईच जो वर्टिकल बार है उसका एरिया डिवाइडेड बाय 7 होगा, तो हमारा नंबर लेस देन 1 आता जाएगा। और अब जब उसका सम अप करेंगे तो वो हमें 1 के इक्वल आंसर देगा। तो जो नए आंसर आए हैं डिवाइडेड बाय 7 करने से, उधर से हमें आंसर क्या मिल गया है, प्रोबेबिलिटीज के आंसर मिल गए। ये वाली एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कंटिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल थी, इन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। डेंसिटी फंक्शन की एग्जांपल भी हमने की थी इसकी, ये वाली, जब ये फंक्शन डिफाइन था, और उसके बाद इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड की थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी फाइंड। इसी तरह जो है वो दूसरा डेंसिटी फंक्शन जो था हमारे पास, ये ड्रिलिंग कंपोनेंट वाला था, इसको आप असाइनमेंट में भी डील कर चुके हैं, इसके लिए ये भी एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की एग्जांपल है। अगली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद है कि ये डिस्क्रीट नेचर के अंदर भी थी, तब एक्स आपका सिर्फ चंद एक वैल्यू चूज कर रहा था, एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ईच प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होनी थी, 1/n। अगर n आपके जैसे डाई के केस में था कि डाई के आउटकम 6 पॉसिबल है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही थी। तो लेकिन अब ये कंटिन्यूस मीडियम है, अब ये x लाई बिटवीन a एंड b जो है वो तमाम कंटिन्यूटी जो आपके रियल लाइन के ऊपर कंटिन्यूस पॉइंट आते हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो अब किसी एक पॉइंट के लिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन जो इसका फंक्शन है वो इसी तरह डिफाइन है, 1/b माइनस ए, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अच्छा, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज टू मॉडल रैंडम वेरिएबल दैट टेंड टू अकर इवनली ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यू। वही बात हो गई कि आपका यूनिफॉर्मली अकर हो, उसको इधर इवनली का नाम दे दिया गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरवल ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शनल टू इट्स विड्थ, ये जो कि विड्थ आपको बता दी गई है, विड्थ क्या है, 1/b माइनस ए। अगर ये जितने भी हैं उनके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो तमाम पॉइंट की कैमुलेट होकर ये आंसर 1 दे देगी। तो इस वजह से वर्ड प्रोपोर्शनल का इस्तेमाल किया गया, और इस इंटरवल के बाहर इस फंक्शन का 0 होना लाजमी है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने कहा था कि 0 हो गया या नेगेटिव हो गया तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं रहेगा। एक्चुअली फंक्शन ये है, ये 0 एल्सवेयर इस वजह से बताया गया है कि
आप कंफ्यूज ना हो कि ए और बी के दरमियान तो इसकी ये नेचर है, आउटसाइड क्या नेचर है। आउटसाइड का मतलब है कि वो ज़ीरो होगा, आउटसाइड जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो इस वजह से इधर बता दिया गया है ज़ीरो। एक्चुअली फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो प्रोबेबिलिटी को इधर से डील कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगी आप यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो सिर्फ फर्स्ट ब्रांच से बनेगी। अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड अगर करना चाहें तो आपने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर देखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीन कहलाता है, और ये कैसे फाइंड किया जाता है, एफ को मल्टीप्लाई कर दी एक्स के साथ और इंटीग्रेट करना है हमने फ्राम माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। इस केस में जो है वो हमारा माइनस इन्फिनिट टू ए भी ज़ीरो है फंक्शन, और बी टू इन्फिनिट के दरमियान भी फंक्शन हमारा ज़ीरो है, तो सिर्फ ए और बी के दरमियान में डिफाइंड है, उसका फंक्शन हमने इधर रिप्लेस कर दिया 1/b माइनस ए। अब इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म आपने करनी है और उसके बाद एवेल्यूएशन करेंगे। हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ गया b प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद अगर वेरिएंस फाइंड करना हो तो आप देख सकते हैं वेरिएंस का फार्मूला क्या है कि एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन में से माइनस करनी है एक्स की एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट फंक्शन को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे और जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वैल्यूएट करने के बाद। अब ये दोनों को आप जो है वो इधर पुट करेंगे इस फार्मूला में और सिंप्लीफाई करेंगे। वेरिएंस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आया बी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए ताकि किसी जगह पे अगर मैं आपको बता दूं, कोई फिनोमेना बता दूं, तो आप बजाय इसके कि सारी कैलकुलेशन करें डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद आप डायरेक्टली ये मीन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हो। आप देख रहे हैं कि ये मीन के अंदर सिर्फ बी और ए का इस्तेमाल हो रहा है और वेरिएंस के अंदर भी सिर्फ बी और ए का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको ए और बी का पता चल जाए तो आप जो है वो ये मीन और वेरिएंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये गैमा फंक्शन जो है इसकी हम पहले देखते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। गैमा फंक्शन होता क्या है सबसे पहले तो ये देखेंगे, फिर गैमा फंक्शन की एक दो प्रॉपर्टी हम डेवलप करेंगे ताकि आगे इस्तेमाल की जा सके। तो गैमा फंक्शन एक जो है वो इंटीग्रल है। इंटीग्रल किस चीज़ का है, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल है। एक फंक्शन तो इसमें है ई रेज टू पावर माइनस वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और दूसरा फंक्शन जो है वो पावर फंक्शन है वाई रेज टू पावर अल्फा माइनस 1। अब आप इसमें देख लें कि जो रिलेशन बना है वो क्या बना है कि जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर y आया है वही उसी y की पावर में हमने अल्फा माइनस 1 लिखा है, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से हो रही है, y के रिस्पेक्ट से। y इधर वेरिएबल है, y रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 एंड e रेज टू पावर माइनस 5, और इंटीग्रेशन जो है वो हाफ रेंज पे है 0 टू इन्फिनिट तक। तो इधर अगर अल्फा माइनस 1 लिखा है इसका मतलब है ये गैमा फंक्शन ऑफ अल्फा होगा। लेकिन अगर इस गैमा के अंदर ये वाला कुछ आर्गूमेंट चेंज कर दें, इनपुट आर्गूमेंट अल्फा की बजाय हम बीटा प्लस 3 लिख दें, तो बीटा प्लस 3 के लिए ये वाला इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इधर y के ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 3 माइनस 1 विच इज बीटा प्लस 2 बच जाएगा, और e की पावर माइनस वाई डी वाई। इसका मतलब कि ये एक इंटीग्रल है जो कि अल्फा जब इसके गैमा के अंदर इनपुट दिया जाता है तो ये इस इंटीग्रल के थ्रू एवेल्युएट होता है। तो इंटीग्रल के अंदर इसके साथ क्या लिंक है कि जो इधर टर्म आएगी उसमें से एक माइनस करके हमने y की पावर में लिखना है, मल्टीप्लाई विद ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई, इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करना होगा। ये गैमा फंक्शन है क्या चीज़, आगे चल के ये जब ये प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है तो हम देखते हैं कि ये गैमा फंक्शन जो है वो ये जनरलाइजेशन है फैक्टोरियल फंक्शन की। तो इसी प्रॉपर्टी को देखने के लिए और मज़ीद जगहों पे भी ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। हम प्रॉपर्टी क्या एवेल्यूएट करना चाहते हैं कि गैमा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम गैमा ऑफ अल्फ़ा।
तो उसके लिए जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं गैमा ऑफ अल्फा प्लस 1। तो जस्ट इधर अल्फा प्लस 1 माइनस 1 होगा बाय डेफिनेशन। तो हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करनी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए जो है वो अगर आप ये 2 स्टेप करके चलेंगे तो इजी रहेगा, अगर नहीं भी करते तो आप डायरेक्टली इस स्टेप से जो है वो इंटीग्रेशन परफॉर्म करना शुरू करेंगे। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। ये कब की जाती है? जब 2 फंक्शन इंटीग्रल के अंदर आ जाते हैं, तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस्तेमाल होती है। तो फर्स्ट फंक्शन हम इधर जो है वो कंसिडर कर रहे हैं वाई रेज टू पावर अल्फा को, और सेकंड फंक्शन ई रेज टू पावर माइनस वाई को। तो फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड, क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस वाई का इंटेग्रल क्या बनेगा? ई रेज टू पावर माइनस वाई ओवर माइनस 1। वो माइनस 1 जो है वो हमने इधर साथ लिख लिया है। और फिर फार्मूला का जो माइनस है वो इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव क्या आएगा? बाय पावर रूल आएगा। y की पावर अल्फा का डेरिवेटिव अल्फा टाइम y रेज टू पावर अल्फा माइनस 1। और इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इंटेग्रल ऑफ सेकंड जब लेंगे तो उसमें से जो माइनस साइन है वो फार्मूला वाले माइनस को पॉजिटिव कर देगा। अब जब इस टर्म को हम एवेल्यूएट करेंगे एट इन्फिनिट, तो ये हमारा क्या बन रहा है? y ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर y। अगर डिनोमिनेटर में ले जाए हम अपनी आसानी के लिए एवेल्यूएट करने के लिए, तो इस वजह से जब इन्फिनिट हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर जो है वो हमारे पास पावर रूल है, डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल रूल है। तो एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर में जब लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा वाई रेज टू पावर अल्फा माइनस टाइम, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है इस वजह से माइनस को साइड पर रख लें कुछ देर के लिए। वाई रेज टू पावर अल्फा डिवाइडेड बाय ई रेज पावर वाई होगी। अब वाई की जगह पे जब इन्फिनिट पुट करेंगे तो आपका जो ऊपर वाला फंक्शन है वो स्लोली ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक रीज़न आप ये दे सकते हैं इसके ज़ीरो होने की। दूसरा तरीका ये है कि आप लॉपिटर रूल जो है वो अप्लाई करते जाएं। आप देखेंगे कि आपके जो न्यूमरेटर जो कि वाई रेज टू पावर अल्फा है, न्यूमरेटर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके जितने मर्जी आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे वो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहेगा डिनोमिनेटर में। तो लॉपिटर रूल है क्या कि न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से लिया जाता है, डिनोमिनेटर वाले का अलग से लिया जाता है। और ये कब लिया जाता है? जब 0 ओवर 0 फॉर्म हो या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म हो। तो इधर हमारी इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बन रही है, हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे न्यूमरेटर वाले का भी और डिनोमिनेटर वाले का भी। हर स्टेप पे आप देखेंगे आपका इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बरकरार रह रही है। तो ये तब तक हम प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे जब तक न्यूमरेटर के तो कुछ पावर आएगी ना, कुछ ऐसी पावर आएगी कि जब आपका y जो है वो न्यूमरेटर से ख़त्म हो जाएगा। मसलन आपके पास हो x पावर 10 हो, तो जब आप उसका 10th डेरिवेटिव लेंगे तो वो कांस्टेंट बच जाएगा। 11th डेरिवेटिव लेने पे आपके पास वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है न्यूमरेटर पहले ज़ीरो होगा, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होने वाला क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आफ्टर पुटिंग इन्फिनिट आपके पास ये आंसर क्या आएगा? इन बाय रेपिटेडली अप्लाइंग लॉपिटर रूल आपके पास आंसर 0 आएगा। माइनस टाइम जब ये 0 पे एवेल्यूएट होगा तो ई रेज टू पावर 0 जो है वो आपको पता है 1 होता है, और 0 की कुछ भी पावर लें वो भी 0 होता है। 0 मल्टीप्लाई विद 1 0। प्लस अगर आप देखें कि इस टर्म में से अल्फा जो है वो अल्फा पे तो इंटीग्रल अप्लाई नहीं होगा, ये एज अ कांस्टेंट अब ट्रीट हो रहा है। जब इंटीग्रेशन आपकी विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रही है तो अल्फा एज अ कांस्टेंट है, तो अल्फा को आप आउटसाइड पे अगर लिख लें तो कोई इशू नहीं है। और जो लेफ्ट ओवर आपका इनसाइड द इंटीग्रल आ रहा है, अगर आप इसको कंपैरिजन करें बाय फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन तो आप देखेंगे ये क्या बन रहा है? गैमा ऑफ अल्फा बन रहा है। तो हमने स्टार्ट किया था गैमा ऑफ अल्फा प्लस 1 और अब हम पहुंचे हैं अल्फा टाइम गैमा ऑफ अल्फा। कि आप इधर जो इनपुट दे रहे हैं उसमें से एक कम करके हमने गैमा ऑफ 1 लेस करके और उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
और इनसाइड और आउटसाइड दोनों सेम चीजें आपके अप्लाई हुई। अगर अल्फा आपका इंटीजर हो तो उस वक्त ये गैमा फंक्शन आपका फैक्टोरियल फंक्शन बन जाता है। इसके अलावा जो है वो ये फैक्टोरियल फंक्शन नहीं है, फैक्टोरियल फंक्शन से बड़ी चीज़ है ये कि फैक्टोरियल तो हमारा सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे कैलकुलेशन करके देता है ना, लेकिन ये जो गैमा फंक्शन है इसके अंदर जो अल्फा है ये हमारा अदर देन इंटीजर भी जो है पुट किया जा सकता है, फिर भी हमें जो है वो वैल्यूएशन मिल जाएगी। इसके अलावा ये नेगेटिव के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन हमें शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, दूसरे इंटीग्रल की तरफ आते हैं। हमने क्योंकि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस करनी है तो स्लाइटली डिफरेंस आया इसमें। जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल था गैमा फंक्शन का, आप अगर देखें तो y रेज टू पावर अल्फा माइनस वन उसी तरह, e रेज टू पावर माइनस वाई था उधर, और इधर e रेज टू पावर माइनस वाई ओवर बीटा आ गया। इस इंटीग्रल पहले वाले इंटीग्रल से जस्ट ये डिफरेंस है, y e रेज टू पावर माइनस वाई ओवर बीटा। इसको भी उसी तरह अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो x को अगर y ओवर बीटा रखा जाए तो y हमारा x ओवर बीटा x मल्टीप्लाई विद बीटा बन जाएगा, देन dy जो है वो बीटा टाइम dx बन जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रल की नई फॉर्म बनेगी वो y की जगह पे x बीटा आ गया और e रेज टू पावर माइनस एक्स। अब बीटा जो है वो कांस्टेंट है तो इस वजह से बीटा रेज टू पावर अल्फा माइनस वन, और ये एक बीटा इधर भी है, तो इन दोनों को हमने कंबाइन करके आउटसाइड लिख लिया क्योंकि इसका इंटीग्रल के साथ कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट एज ट्रीट हो रहा है। तो बी रेज टू पावर अल्फा बन के आउटसाइड आ गया। लेफ्ट ओवर इंटीग्रल आप देख रहे हैं ये सिंपल गैमा फंक्शन की तरह ही है। आपका इधर y लिखा हुआ था पहले, अब सारी जगहों पे x आ गया, जिधर जिधर y था उधर उधर x आ गया। अगर कुछ जगहों पे x आता कुछ जगहों पे y रहता फिर इशू था। अब हर जगह पे कोई भी वेरिएबल हो, x हो या t हो या y हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटीग्रल आपको गैमा फंक्शन ही दे रहा है। जब इंटीग्रल 0 से इन्फिनिट तक है, कोई भी वेरिएबल की पावर अल्फा माइनस वन या कुछ भी पावर हो इस फॉर्म में लिखी हो, ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो ये आपका गैमा ऑफ अल्फा बन जाता है। और आपने देखा कि ये इस इंटीग्रल को वैल्यूएट किया तो गैमा ऑफ अल्फा टाइम बी रेज पावर अल्फा आ गए। इसके बाद जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन राइट स्क्यूड होती है। इसका मतलब है कि इसका झुकाव जो है वो राइट साइड पे होता है, स्लोप जो है वो राइट साइड पे होती है। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आप देख सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होना इसमें लाजमी है। ये तमाम तरह की वैल्यू को डील नहीं करता, सिर्फ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए डील होता है। यूज टू मॉडल डिस्टेंस फॉर अ पॉइजन प्रोसेस, जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारे पास डिस्क्रीट नेचर के अंदर, उसी तरह ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन प्रोसेस को डील करती है इन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। है क्या ये ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर थीटा और होल डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा इसके अंदर पैरामीटर। इसका भी मीन और वेरिएंस आप जनरल फार्मूला के थ्रू फाइंड करेंगे। और इस मीन के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो पावर आप फंक्शन आया है, इस फंक्शन को जो है वो हम एक्स रेज टू पावर वन को लिख सकते हैं एक्स की पावर टू माइनस वन। तो ये अब हमारा वो प्रीवियस जो हम रिजल्ट देख के आए हैं उसकी मदद से हमारा जो बीटा वाला इंटीग्रल था उसकी मदद से हमने इसको लिख लिया है। बीटा की बजाय इधर क्या आ गया, थीटा आ गया, तो थीटा पावर अल्फा गैमा ऑफ अल्फा आ गया। और गैमा ऑफ टू जो है वो क्या है, एक्चुअली टू माइनस वन फैक्टोरियल है, और टू माइनस वन फैक्टोरियल मीन वन फैक्टोरियल विच इज़ वन, तो वी आर जस्ट लेफ्ट विद थीटा। इसी तरह सेम इधर हमने एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर थ्री माइनस वन लिख लिया है और ई रेज पावर एक्स माइनस थीटा। इसी तरह सिंप्लीफाई करके हमारा टू थीटा स्केयर एक्स स्केयर की एक्सपेक्टेशन आ गई है। इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने वेरिएंस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया। इसके बाद जो अगली डिस्ट्रीब्यूशन है वो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है। गैमा डिस्ट्रीब्यूशन और गैमा फंक्शन दोनों डिफरेंट है। गैमा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट स्क्यूड दैट्स मीन जब इसकी कर्व बनाएंगे तो ये राइट साइड पे इंक्लाइंड हो।
रैंडम वेरिएबल कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, इसके अंदर भी एक्स जो है वो सिर्फ पॉजिटिव पॉसिबल है। जो अल्फा बीटा इसके दो पैरामीटर हैं ये भी आपके स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ये डिफाइन कैसे हो रही है कि आपका पावर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है विद नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पावर फंक्शन के अंदर अल्फा -1 आ रहा है और जो साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय बीटा। एक्स डिवाइडेड बाय बीटा जो है पावर के अंदर ही आ रहा है, और होल डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ अल्फा, और बीटा रेज टू पावर अल्फा जो है ये गैमा फंक्शन के अंदर नहीं आ रहा। आप अगर इसको इस तरह लिखें कि बी रेज टू पावर अल्फा मल्टीप्लाई विद गैमा ऑफ अल्फा तो फिर ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा। इसका भी मीन और वेरिएंस उन्हीं स्टेप के ऊपर आप फाइंड करेंगे, और इधर भी वही आप प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे हैं एक्स रेज टू पावर अल्फा को हमने अपनी तरफ से एक लिख लिया अल्फा +1 माइनस अल्फा, और फिर उसी तरह वो वाली जो हमारे पास बीटा इंटीग्रल वाला हमने कैलकुलेशन की थी उसकी मदद से ये एवेल्यूएशन होगी। अब इधर कैंसलेशन है। गैमा ऑफ अल्फा +1 के लिए हमने प्रॉपर्टी एक देखी थी, ये किसके इक्वल होता है, अल्फा टाइम गैमा ऑफ अल्फा के इक्वल। तो वही चीज़ इधर इस्तेमाल की है, जो कैंसलेशन हो रही है वो उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया अल्फा बीटा। इसी तरह आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करके इसका वेरिएंस देख सकते हैं। अगली डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में अब जो दोनों फंक्शन आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आपस में क्या है, दोनों पावर फंक्शन ही है, एक्स पावर अल्फा -1 और दूसरा उसका रेसिप्रोकल है 1 माइनस एक्स पावर बीटा -1। अल्फा और बीटा दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, और अब x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, ये लाई बिटवीन 0 एंड 1 होगा। वजह क्या है, क्योंकि अब एक x है तो दूसरा 1 माइनस एक्स है। अगर ये हम कह देंगे ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 माइनस मसलन 4.5 आ जाता जब, तो ये एक नेगेटिव आपके पास इधर अपीयर हो जाता फैक्टर। तो इस वजह से जो है वो अब x की रिस्ट्रिक्शन है, ये 1 से बड़ा नहीं होगा। विद इन अगर 1 भी होगा फिर भी ये 0 हो जाएगा, तो इस वजह से बिटवीन 0 एंड 1 ये हमारे पास आएगा x। इसका मतलब ये एक लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। और साथ जो है वो गैमा ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ अल्फा और गैमा ऑफ बीटा। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपकी घंटी नहीं होती डिंग डांग की, आपने ऐड में देखी होगी, वो जो बिल्ली के गले में लटक रही होती है, उसी बेल की बात हो रही है, कोई और बेल नहीं है ये। तो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन ये बेल की शेप की होती है, इसी वजह से इसका नाम बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया। इसमें जो है वो हमारे पास x की वेरिएशन जो है वो माइनस साइड पे भी जाती है। ये सिमेट्रिक होती है अबाउट ओरिजिन, अबाउट जीरो। जीरो के लेफ्ट साइड पे जिस तरह का बिहेवियर होता है राइट साइड पे भी उसी तरह का बिहेवियर होता है। इसी वजह से हम इसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो जो बेल का राइट साइड नज़र आती है हमें, अगर हम उसे पेज पे ड्रा करें तो जो लेफ्ट साइड जितनी होती है उतनी ही राइट साइड होती है, अगर किसी शैतान बंदे ने उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर दिया हुआ तो। इसके अलावा इसका जो पैरामीटर है वो म्यू है, और दूसरा पैरामीटर इसका सिग्मा है। म्यू क्या होता है, मीन, और सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इधर x माइनस म्यू होल स्केयर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्केयर, ये सारा फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2 के साथ, और ये पावर में आ रहा है एक्सपोनेंशियल की। इसका मतलब e रेज टू पावर -1/2 x माइनस म्यू स्केयर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्केयर, और ये होल एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिवाइड हो रहा है विद द स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्केयर। ये वाली प्रॉपर्टी आपने पहले भी देखी थी कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो है वो मीन से जो वेरिएशन इसकी होती है वो कितनी होती है, ये 68% कवर करता है। इसी तरह 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ जो इंटरवल बनता है वो 95%, और
3 के साथ 99%। इसका मतलब है जब हम इधर 0 से मीन से स्टार्ट करेंगे, राइट वर्ड मूव करेंगे, ये हम इन्फिनिट तक जाएंगे। ये वाली कर्व इधर ख़त्म नहीं हुई है, इसके बाद भी चलती जा रही है। लेकिन हमने μ+3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक क्यों रोक दिया इसे? क्योंकि मोस्टली जो एरिया है वो इसके अंदर कवर हो गया है। प्रोबेबिलिटी हमारी टोटल 1 होती है, या एरिया अंडर द कर्व जो है वो यूनिट जब आप कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सारे का सारा एरिया कवर हो गया है। जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन जो इस सेंड के आगे एरिया होगा वो बहुत ही माइनर एरिया है। वो कितने 0.0027 बनता है। वो आधा इस साइड पे है और आधा इस साइड पे है, इस सेंड से इस साइड पे। ये जीरो नहीं है, ये एक्स एक्सिस आपका इधर जीरो नहीं है, ये आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो इधर से अगर आप पहला इंटरवल बनाएं तो वो क्या बनता है, म्यू माइनस सिग्मा से लेकर म्यू प्लस सिग्मा, ये इंटरवल बनता है। 68% आपका कर्व के इस पोर्शन के अंदर कवर हो जाता है। और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन ये बनता है, इधर तक आपका 95% कवर हो जाता है। और अगर आप 99.7% कवर करना चाहते हैं तो आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर हो जाता है। बड़ा माइनर सा पोर्शन बच जाता है जो कि इग्नोरेबल है, जिसको हम जो है इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम जो है वो इसका नॉर्मलाइजिंग फैक्टर फाइंड करेंगे कि अगर हम देखें कि ये सिर्फ फंक्शन है तो क्या ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन पाएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनने के लिए इसको जब माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट हम इंटीग्रेट करें तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। हम एज्यूम कर लेते हैं जब इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे आंसर क्या आएगा, के आएगा। जैसे भी आपने ये इंटीग्रेशन परफॉर्म की, आप एंड पे पहुंचे तो के का आंसर आपके पास क्या बन गया, के इज इक्वल टू के ओवर, अच्छा हमने थोड़ा सा जब मॉडिफिकेशन की थी तो हमारा चेंज आ गया था, लेकिन जब फाइनल हमें के मिला है इधर से, के स्केयर की वैल्यू आई है 2 पाई सिग्मा स्केयर, देयरफॉर वी हैव के इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा। इसका मतलब है अगर इस के साथ इस इंटीग्रल का आंसर के आया है और के का आंसर ये आपको अब मिल चुका है, तो अगर इस आंसर के साथ इस फंक्शन को डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा जो फंक्शन इंटीग्रेट होगा माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, तो वो क्या आंसर देगा, 1 आंसर देगा। तो इस फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाने के लिए हमने जो के का आंसर है वो फाइंड किया और फिर उसके साथ डिवाइड किया, तो जो लास्ट स्लाइड पे हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें वो मिल गया। अब बात करते हैं ये इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म हुई। आपको जो नज़र आ रहा है ये इधर एक्स माइनस म्यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्केयर, नेगेटिव टाइम है ई की पावर में। तो हमने एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा को एक नया वेरिएबल जो है पुट कर दिया। तो इधर एक्स पहले वेरिएबल था, अब नया वेरिएबल जेड है। म्यू और सिग्मा हमारे पैरामीटर है। तो जब हमने बोथ साइड पे डेरिवेटिव लिया, क्योंकि ये डी एक्स की जगह पे हमने डी जी की फॉर्म में अब आंसर लिखना है, तो ये हमारा आंसर क्या बन गया, सिग्मा टाइम डी जी। इसी तरह ये वाली टर्म जो है रिप्लेस होके क्या बन जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस वी स्केयर डिवाइड बाई 2, सिग्मा हमारा कांस्टेंट है। फिर हमने इसी को सिंप्लीफाई किया तो के ओवर सिग्मा की वैल्यू हमारे पास इस इंटीग्रल की फॉर्म में आ गई। अब इसको इसी इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसकी पावर 2 ले ली, लेफ्ट साइड पे पावर 2 ली, राइट साइड पे इसी फंक्शन को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब क्योंकि एक दफ़ा इंटीग्रेशन हो रही है जी के रिस्पेक्ट से, दूसरी दफ़ा किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आंसर सेम ही आएगा, कोई मसला नहीं है। हम अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए और एक टेक्निक हमने इस्तेमाल करनी है, कोऑर्डिनेट चेंज वाली, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज करनी है। इस वजह से हम इस z की बजाय अब इधर जब लिख रहे हैं तो z1 और z2 लिख रहे हैं। इधर पावर 2 लिया तो इधर भी 2 दफ़ा ही आएगा ये मल्टीप्लाई होके। तो ये जो इंटीग्रल अगर कंबाइन करके लिखें दोनों इंटीग्रल को, तो ये बन गए ई रेज टू पावर -1/2 z1 स्केयर प्लस z2 स्केयर dz1 dz2। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर इसको कन्वर्ट करें, ये टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रल को
सॉल्व करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या है कि Z1 आप नॉर्मली लिखते हैं x इक्वल टू आर का थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। हमने x और y की बजाय इधर Z1 और Z2 रखा हुआ है, तो आर का थीटा आर साइन थीटा। जब इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल आर दे देगा, आर स्क्वायर दे देगा, और dz1 dz2 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डी आर डी थीटा। इसके अलावा अब आर की जो वेरिएशन है वो 0 से इन्फिनिट होगी और थीटा की वेरिएशन 0 to 2 पाई होगी पोलर कोऑर्डिनेट होने की वजह से। अब इस इंटीग्रल को जब हमने कन्वर्ट किया पोलर फॉर्म के अंदर तो हमें ये बड़ा सिंप्लीफाइड जो है वो इंटीग्रल मिल गया। अब क्या हुआ है कि जो इधर हमारा पहले इधर वाले फंक्शन को आप देखें, इसमें e रेज टू पावर माइनस जी स्क्र बाय 2 था। अब e रेज टू पावर z स्क्र का जो है वो साथ डेरिवेटिव नहीं था, तो हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं थे कर सकते। इस वजह से हमने ये वाली टेक्निक अपनी तरफ से किया है, इसकी पावर 2 ली है, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज किया है। अब जो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर इंटीग्रल बना है ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्र बाय 2, साथ अब आर भी आ गया है। अब आपके जो पावर में आ रहा है ई रेज टू पावर माइनस 1/2 आर स्क्र, अब इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है इंटीग्रल के अंदर। तो डेरिवेटिव आर स्क्र बाय 2 का क्या बनता है, 2r डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट वी आर लेफ्ट विद r, और माइनस का डिफरेंस रह गया। माइनस हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो यूटिलाइज हो जाएगा इधर, और जो डिवाइड करेंगे वो हम बाहर लिख लेंगे। तो उसके बाद जो है वो आर और थीटा पे एवेल्यूएशन होगी और हमारे पास आंसर इसका 2 पाई आया। इसकी मदद से हमने के एवेल्यूएट कर लिया। ये वाला इंटीग्रल जब भी आपको एवेल्यूएट इस तरह का करना हो तो आपने देख लिया इसका आंसर आपके पास 2 पाई स्क्वायर रूट आएगा। आप प्रीवियस स्लाइड पे जाके इसको ऑब्जर्व करें, अगर किधर गया ये, तो ये वाला इंटीग्रल आपको दिस वन, इस इंटीग्रल का क्या आंसर है, के बाय सिग्मा। के की जगह पे आपने जो वैल्यू फाइंड की हुई है एंड पे जाके फाइंड हो गई है ना, तो अब दोबारा हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब फाइंड हो गई है उसके बाद की बात कर रहे हैं, अगली स्लाइड वाली चीज दिखाने के लिए। तो हमारे पास इस इंटीग्रल का आंसर क्या है, इस इंटीग्रल का आंसर हमारे पास आया है, ये इंटीग्रल स्टार्ट हो रहा था के बाय सिग्मा के लिए था, और सिग्मा हमने इधर से सब्स्टिट्यूशन से लिया था। तो हमें अगर सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए हो विदाउट सिग्मा, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय सिग्मा कर देंगे, जो कि ये वाली इक्वालिटी बनती है दिस वन। तो के ओवर सिग्मा, ये वाला इंटीग्रल हमें चाहिए। तो सिग्मा हमें जो है वही है, उसके अलावा जो के है, के की वैल्यू अगर हम जो फाइंड कर चुके हैं इसको अगर इधर रख दें तो 2 पाई सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय सिग्मा आएगा। इसका मतलब है कि सिग्मा सिग्मा से कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 पाई। ये 2 पाई का स्क्वायर रूट जो है वो किसका आंसर आया हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर माइनस वी स्क्वायर बाय 2 का आंसर आया इस इक्वलिटी से। इसी चीज को हमने इधर लिख लिया, इस इंटीग्रल का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई है। और अगर इसे स्लाइटली मॉडिफाई करें, क्योंकि ये इवन फंक्शन है एक ई रेज टू पावर माइनस वी स्क्वायर बाय 2, तो अगर हम इसको हाफ रेंज कर दें, माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट की बजाय 0 टू इन्फिनिट कर दें, तो फिर हमें क्या करना है, जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो 2 जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। हमने रेंज को हाफ किया तो उसकी वजह से हमें 2 टाइम लिखना पड़ा, वो 2 टाइम इधर जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया, और इस इंटीग्रल का आंसर जो है वो नया आंसर क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय 2। ये फुल रेंज पे आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई था, हाफ रेंज पे आंसर पाई बाय
2 का स्क्वायर रूट आएगा। इसी तरह अब हम गैमा ऑफ हाफ को एवेल्यूएट करते हैं, ये आगे चल के इस्तेमाल होगा किस न किस जगह। तो गैमा ऑफ हाफ जो है वो कैसे एवेल्यूएट होगा, जो पहला हमने गैमा फंक्शन का इंटीग्रल लिया था उसी के अंदर हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे। तो 1/2 माइनस अल्फ़ा, बाकी उसी तरह इंटीग्रल पूरे का पूरा। अब इसकी जब इंटीग्रेशन करनी है हमने, तो अगर उसके थ्रू चलेंगे आप तो वेल एंड गुड। अगर आप जो है वो डायरेक्ट इस मेथड के थ्रू करना चाहते हैं कि y इज इक्वल टू z²/2, तो उस वक्त dy जो है हमारा z dz बन जाएगा। और गैमा ऑफ 1/2 जो है उस केस में ये फॉर्म लेता है, z²/2 raised to power -1/2 e raised to power -v²/2 z dz। तो इसमें जो है वो 1/z e raised to power, इसमें ये वाला स्टेप, हाँ हमने क्या किया है कि जो y था उसको z के अंदर कन्वर्ट किया है। तो y जो है वो z के अंदर आ गया बाय दिस सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद जो है वो हमने ये वाली पावर क्योंकि नेगेटिव थी, नेगेटिव स्क्वायर रूट था z स्क्वायर का, तो ये z जो है वो डिनोमिनेटर में जस्ट एक पावर रह गया और 2 का जो है वो न्यूमरेटर में जाके स्क्वायर रूट बन गया। और उसके बाद उसी तरह ये वाली टर्म लिखी हुई है और z की पावर 1 एक इधर भी मौजूद है जो कि इधर लिखा हो। इसका मतलब है z के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आर जस्ट लेफ्ट विद e रेज़्ड टू पावर -v²/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमने कम आउटसाइड लिख लिया। और इस इंटीग्रल का आंसर हमें ऑलरेडी पता है क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ π/2, ये सेकंड लाइन के थ्रू। तो उसको इस्तेमाल किया जब, तो हमारे पास आंसर इसका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ पाई। हमने एवेल्यूएट कर लिया गैमा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, जबकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। तो जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखी जाएगी तो उसमें म्यू की जगह पे 0 और सिग्मा की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये वाला फंक्शन हमारा उधर से बनेगा। अब इस फंक्शन के लिए अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा जो है वो सिंपल इंटीग्रेशन थी क्या से, कि जो ई की पावर में आ रहा है उसका डेरिवेटिव साथ हम बना सकते थे जस्ट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके, तो वो हमने किया है और उसके बाद एवेल्यूएट किया, आंसर हमारा 0 आ गया। इसके बाद जी स्केयर की एक्सपेक्टेशन फाइंड करके चेंज ऑफ वेरिएबल भी आप इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट वे में आप इसको खुद कीजिएगा। और फिर वेरिएंस जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस का आंसर 1 आया है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो है ये एज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सर्व होगा। रीज़न क्या है कि इसका मीन 0 आया और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो है वो 1 आया। ये टेबल जो है वो हमें कुछ वैल्यू बता रहे हैं। ये वैल्यू क्या बता रहे हैं हमें, इस एंड से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और राइट वर्ड मूव कर रही है। कैमुलेटिव एरिया एक्चुअली हमें बता रही है कि माइनस इन्फिनिट से ये वाला इंटीग्रल स्टार्ट होता है और किसी फिक्स एक्स तक जाता है, ये एक्स है। मसलन हम इस पोर्शन का एरिया इस टेबल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ये जो शेडेड रीजन आपको इतना नज़र आ रहा है, हम अगर इसका एरिया फाइंड करना चाहें तो ये टेबल हमें बता देगा। टेबल की वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो इधर से स्टार्ट हो रही हैं और राइट वर्ड मूव करती जा रही है। और ये किसके लिए, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसमें मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। अब टेबल का थोड़ी तरतीब देखें कैसे है। नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है, इधर 0 है, इधर आपका -4 आप समझ लें,
और -5, -6, -7, वो हमने बाद वाले जो है वो कंसिडर इस वजह से नहीं किए कि उनके अंडर एरिया जो है वो ना होने के बराबर है। तो हमने -3.9 से स्टार्ट किया हुआ है। इधर भी आप देख रहे हैं कितना कम एरिया है। अगर ये माइनस इन्फिनिट से लेकर -3.99 तक हम आए तो जो इस साइड का ये एरिया बन रहा है वो कितने 0.000, फिर 2 नॉन जीरो एलिमेंट आ रहे हैं आपके। तो ये कौन सा एरिया 0.3 -0.399 तक। कैसे हमने रीड किया है कि पहला डेसिमल के बाद जो पॉइंट है वो 9 है, और जब ऊपर से हम देख रहे हैं तो ये 09 है। तो इसको हमने इसके साथ कंबाइन करके देखना है। इसी तरह जब इसके साथ कंबाइन करेंगे सेकंड कॉलम के साथ तो ये क्या बन जाएगा -3.98 का एरिया बन जाएगा। इसी तरह अगर हमने किसी और मसलन -3.92 का एरिया देखना होगा तो हम इस कॉलम तक देखेंगे। तो जितना जितना नेगेटिव नंबर आपका पॉजिटिव की तरफ मूव करता जाएगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, आपका एरिया पहले से बढ़ता जाएगा। तो हमने पहले 0.99 इधर था, फिर उससे थोड़ा और आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर हम किधर आगे -3.91 पे आ गए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस साइड पे आ रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, हमारा एरिया इंक्रीज होता जा रहा है। पहले वाले पॉइंट को आप देखें 39, 41, 42, 44, 46 आ रहा है आपका। अच्छा, ये इस तरह था। ये तो पहली वैल्यू का मैंने आपको दिखाया। आप इस तरह कोई भी वैल्यू देखना चाहें तो उसके कारस्पॉन्डिंग आप एरिया देख सकते हैं। पहले तो आप -3.9 से चलते गए किधर तक आए हैं, 0 तक आए हैं। 0 तक ये वाला है, और अगले पेज पे जो है वो आपका 0 से ऑनवर्ड वाला है। हाँ, इस पेज में जो है वो 0 टू ऑनवर्ड है। जीरो टू ऑनवर्ड नहीं, एक्चुअली ये माइनस इन्फिनिट टू एक्स तक ही है। अब हम अगर कहेंगे ना कि ये 1.45 का हमने देखना है, तो 1.45 एरिया जो इधर हमें मिल रहा है वो कौन सा है, इस 1.4 और ऊपर से 0.05, इस कॉलम के अंदर हमने 1.4 के सामने देखना है। तो ये शायद ये वाली चीज़ है। आपको स्केल वगैरह रख के देखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। किधर गया है, बाहर नजर नहीं यार, ये शायद बनता है। ये 0.939429 बनता है। ये किसका एरिया बना है, 1.45 के कारस्पॉन्डिंग एरिया है। 1.4 हमने अपनी लेफ्ट साइड से देखा और टॉप साइड से हमने देखा 0.05। तो ये किस चीज़ का एरिया है, 1.45 का एरिया है फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैमुलेटिव एरिया हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि ये माइनस इन्फिनिट से लेकर 1.45 तक जितना भी आपको ये शेडेड रीजन नज़र आ रहा है ब्लू वाला, ये सारे पोर्शन का एरिया है। जब आप इस सेकंड वाले टेबल पे आए हैं पॉजिटिव साइड पे, तो उसमें वो वाली साइड भी मौजूद है। हमने नेगेटिव टेल से स्टार्ट किया था, उसके पीछे जितना भी एरिया अंदर कवर होता जा रहा है वो सारे का सारा इसके अंदर कैमुलेट होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको किसी जगह पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है, इस टेबल की तरफ हम क्यों आ रहे हैं। आप देख रहे हैं जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी इंटीग्रेशन करना बारहा इतना आसान नहीं है कि आपको डिफरेंट वैल्यू अगर गिवन हो कि आप इसके दरमियान में एरिया फाइंड करें, और हर दफ़ा इंटीग्रेशन परफॉर्म करना कोई इजी काम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फंक्शन ही अजीब सा है ना, ई रेज टू पावर -v²। वो जो है इटसेल्फ एक डिफ़िकल्टी है। तो ये टेबल जो है वो
उसका अल्टरनेटिव है। फिर बारहा इंटीग्रेशन तो नहीं हम कर सकते डिफ़िकल्ट, क्योंकि कुछ एक आइडेंटिटी तो हमने बिल्ड कर ली, मसलन गैमा फंक्शन के साथ कुछ कर लिया, कोई स्पेशल वैल्यू ले ली, लेकिन अगर मज़ीद कुछ स्पेशल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी तो इसका मतलब है हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी हर दफ़ा ही, और फिर जाके हम जो है वो अपना आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो उसका अल्टरनेटिव आसान और कम वक्त वाला काम जो है वो टेबल कर देता है। टेबल जो है वो टेबल से वैल्यू देखेंगे और हम ये कैमुलेटिव एरिया फाइंड करते जाएंगे। कैमुलेटिव एरिया का मतलब है हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो एरिया आ रहा है वो उसकी कारस्पॉन्डेंस हमने देखी है शुरू में, वो किसके साथ थी, प्रोबेबिलिटी के साथ थी। तो हम अगर किसी भी पोर्शन का एरिया अगर फाइंड करना चाहेंगे तो वो हम इसके थ्रू फाइंड भी कर सकते हैं और इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर एरिया हमें पता है तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो किस पोर्शन के अगेंस्ट एरिया है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। लेट जी बी अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। देखें कीवर्ड है स्टैंडर्ड। जब स्टैंडर्ड का जिक्र आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला वेरिएबल z जो है वो इसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कैसे करना है वो एक अलग एग्जांपल आएगी आगे। अभी हम स्टैंडर्ड की बात करने जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड के लिए हमने अभी टेबल देखा है, इसी का इस्तेमाल करेंगे और फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज जो है फाइंड करने जा रहे हैं। पहली प्रोबेबिलिटी देखें, अगर आपको एक दो समझ इसमें आ गई तो बाकी इजीली आप कर लेंगे, कोई भी सिचुएशन आएगी ना तो आप इजीली हैंडल कर लेंगे। पहली प्रोबेबिलिटी है z इज ग्रेटर देन 1.26। अगर आप उसी तरह बेल शेप कर्व ड्रा करें, हर दफ़ा नए सिरे से करेंगे तो उसी तरह की कर्व ड्रा होगी। दरमियान में क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सीधी लाइन खींचे, 0 लिखें। 1.26 फिर किस साइड पे आएगा, राइट साइड पे मूव करते जाए। 1.26 का अंदाजन जो है वो आप एक लाइन खींचे, 1.26 उसे मार्क करें। अब हमसे मांगा क्या जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.26, तो कौन सा पोर्शन होगा जो राइट साइड पे 1.26 के आएगा। तो अब इसको जो है वो हमने कैसे फाइंड करना है, ये हमने पहली जो सिचुएशन है उसकी कर्व बनाई है, नॉर्मल कर्व इस तरह की बनाई, उसका 0 सेंटर पे लिखा, इस जगह के नीचे 0 लिखा, 1.26 अंदाजन हमने लिख लिया इधर है। तो अब हमसे मांगा जा रहा है कि 1.26 से ग्रेटर वाला एरिया, तो ये वाला शेडेड रीजन जो आपको नजर आ रहा है ये बनता है। लेकिन टेबल हमें डायरेक्टली ये वाले पोर्शन का एरिया नहीं बताता। टेबल हमें माइनस इन्फिनिट से लेकर 1.26 का एरिया तो बता सकता है, लेकिन 1.26 से ग्रेटर वाला नहीं बता सकता। अब हम इधर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि टोटल एरिया अंडर द यूनिट नॉर्मल कर्व जो है वो क्या होता है, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व क्या होता है, 1 होता है। कैसे हमें पता है जी, ये हमें हमने शुरू में जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटीग्रेशन परफॉर्म की है, के की वैल्यू जिधर फाइंड की है, फिर मैंने आपको बताया कि के की ये वैल्यू रख के आप दोबारा इंटीग्रेट करें तो इसकी इंटीग्रेशन 1 के अंदर आएगी इक्वल। तो 1 आने का मतलब ये है कि जब इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म हो रही है फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, आंसर आपके पास क्या आएगा, 1। तो जब आंसर 1 आ रहा है इसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व यूनिटी है। तो टोटल एरिया अंडर द कर्व यूनिटी है, उसमें से हम अगर ये वाले पोर्शन का एरिया जो कि वाइट पोर्शन है उसका एरिया अगर माइनस कर दें तो हमें 1 माइनस दिस वाइट पोर्शन का एरिया, हमें ये ब्लू पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर 1 माइनस इस पोर्शन का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। इस पोर्शन का एरिया माइनस करने के लिए जो ऊपर टेबल गुजरे हैं दूसरे वाले टेबल में से आप वैल्यू देखेंगे 1.2 के सामने 0.06 वाली वैल्यू, तो उसको जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 में से माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन देखते हैं पहले, फिर इस आंसर को बाद में डिटेल में देखेंगे। दूसरी सिचुएशन में हमसे मांगा जा रहा है z की प्रोबेबिलिटी जबकि z इज लेस देन -0.86। इसकी सिचुएशन भी आप इधर कर्व पे आके देखें, ये हमसे इस पोर्शन का एरिया मांगा जा रहा है दूसरे हिस्से में,
माइनस इन्फिनिट से लेकर -0.86 का एरिया, लेस देन -0.86 वाला पोर्शन कौन सा बनता है, दिस ब्लू पोर्शन। तो इसका एरिया हमें डायरेक्टली टेबल से मिल जाएगा, कोई प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाले के अंदर z का एरिया ग्रेटर देन -1.37। अब ग्रेटर देन 1.37 आपको ये थर्ड पोर्शन के अंदर ये वाला ही -1.37 आपने इधर मार्क किया 0 से लेफ्ट साइड पे, और फिर 1.37 से ग्रेटर कौन सा पोर्शन बनता है जो कि राइट साइड पे है। तो राइट साइड वाला एरिया आपने फाइंड करना है, जबकि ये आपको टेबल डायरेक्टली नहीं देता। तो फिर आप क्या करेंगे, अब इधर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होनी चाहिए। या एक्चुअली आप देखें इसमें से कि ये वाला पोर्शन जो है वो इसमें से ये वाला पोर्शन हम अगर माइनस कर दें, इसको रेसिप्रोकल कर दें, तो हमारा काम बन सकता है। तो इस पे प्रॉपर्टी अगर देखी जाए ना, एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अगर आप कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ v ग्रेटर देन 1-1.37 जो है वो आपको डायरेक्टली तो टेबल नहीं बता सकता, क्योंकि टेबल आपको बताता है माइनस इन्फिनिट से लेकर -1.37 तक। एक तरीका ये है कि माइनस इन्फिनिट से लेकर -1.37 तक आपको एरिया मिल जाए, तो आप उस एरिया को जो है वो 1 में से माइनस करें, फिर भी आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, दिस दिस पोर्शन। एरिया तो हमने ये फाइंड करना है ना। तो टोटल एरिया 1, उसमें से माइनस इन्फिनिट से लेकर -1.37 तक का एरिया आप फाइंड करेंगे और माइनस कर देंगे 1 में से, तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा, दिस वन एरिया मिल जाएगा। तो इसका मतलब है आपने जो कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करनी है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ v लेस देन -1.37, तो आपको ये वाला एरिया मिल जाए। अगले में जो है वो टू एंडेड है, -1.25 से लेकर 0.73 तक। तो फोर्थ पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन आ रहा है, 0 से लेफ्ट भी कुछ पोर्शन है और राइट भी कुछ पोर्शन है। तो इसमें हम जो है वो 0 से लेकर 0.37 तक एरिया डायरेक्ट लिख सकते हैं सेकंड वाले टेबल से। लेकिन अब ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है इक्वल के बाद वाली फिगर के अंदर, ये वाला तो रिक्वायर्ड एरिया से कुछ अजाफी है। कितना पोर्शन अजाफी है, ये माइनस इन्फिनिट से लेकर -1.25 तक। तो ये वाला पोर्शन का एरिया अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो हमें जो है वो अपना रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। फोर्थ पार्ट जो है वो उसमें फिफ्थ पार्ट में जो है वो हमसे मांगा गया है v लेस देन -4.6। तो ये आपका डायरेक्टली ज़ीरो होगा। क्या वजह है कि जब आप हमारा टेबल जो है वो हमें जो वैल्यू बता रहा है वो -0.399 से लेकर पॉजिटिव साइड ऑफ तक 3.99 तक बता रहे हैं। इसके आउटसाइड वाली वैल्यू बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, इस वजह से इनको हम अज्यूम करेंगे वो ज़ीरो है। तो ये तो 4.6 पे चला गया और माइनस के साथ है, इसका मतलब ये आउटसाइड दिस रीजन है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्टली ज़ीरो कर देंगे। छठे पोर्शन में जो है वो छठे पार्ट में अगर आप देखें, छठे पार्ट को बाद में देखते हैं, पहले इन 5 का जो है वो आंसर हम कवर कर दें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.26 जो थी हमने कैसे देखी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर जो डिसाइड हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 1.26 तक। तो पहले पोर्शन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। जस्ट टेबल से आपने क्या वैल्यू देखनी है, सेकंड वाले टेबल से पॉजिटिव है ना आंसर इधर, तो आपने जो है वो अपने टेबल से जो है वो वैल्यू देखनी है सेकंड वाले टेबल से जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1.26। एक्चुअली ये टेबल एक ही है लेकिन एक पेज पे पूरा नहीं आ सकता, इस वजह से ये दो टेबल पे दिखाया गया, आपको दो पेज पे दिखाया गया। दूसरे पार्ट के अंदर जो है वो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है। हमने इसी
को ही देखना है पहले वाले पेज के ऊपर, -0.8 और ऊपर से 0.06। आप इन वैल्यू को जो है वो वेरीफाई कीजिएगा खुद। इस टेबल को सामने रख के, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है ये, इसको सामने रखिएगा, किसी भी बुक से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल उठा के ये वाली वैल्यू देख के आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आपको अगर इधर क्लियर ना हो, अगर आप जूम करने के बाद समझते हैं ना कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप किसी भी बुक से जो है वो उठाइएगा और उधर से जो है वो कंपैरिजन करके इजीली अपना जो है काम कर सकते हैं। अगर आपके फिजिकल एग्ज़ाम हुए तो आपको टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर जो है वो ऑनलाइन वगैरह ही कोई सिस्टम होना हुआ तो फिर जो है वो आप खुद अरेंज कर लीजिएगा ये टेबल। अच्छा, बाकी पोर्शन में भी इसी तरह आपने टेबल से प्रोबेबिलिटी देखनी है, ऊपर हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं। अगर किसी को समझ में ना आए पोर्शन कैसे बन रहा है, वो मुझसे चैट में अलग से पूछ सकता है। अब आते हैं हम छठे पार्ट की तरफ। छठे पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है कि उस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी बताएं, वो वाला पोर्शन बताएं जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर एरिया 0.05 आए। z इज ग्रेटर देन, कोई वैल्यू z है इस वेरिएबल z की, ये छोटा z जो है वो ये क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी। हम इधर कौन सा नंबर लिखें तो हम ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हमें गिवन है एरिया, या आप इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि एरिया हमें गिवन है, हमने वो नंबर फाइंड करना है। अब इधर हमें वो नंबर फाइंड होते थे, हमने एरिया देख के बताना होता था टेबल। तो उसी टेबल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। P इज ग्रेटर देन Z के लिए हमने अब देखें सिचुएशन क्या बन रही है। P इज ग्रेटर देन Z के लिए ये सिचुएशन बन रही है। 0.05 किस पोर्शन के अंदर एरिया हमें दे रहा है, ये 1.65 से जो बड़े वाला पोर्शन है उसके अंदर दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 माइनस, सॉरी जो अदर साइड का एरिया वो हमारा ये वाला एरिया जो है वो 0.99 वाला एरिया। एक्चुअली इसमें आप देखेंगे क्या, z अननोन है हमारा। तो एक इस तरह की आपने पहले शेप बनाई, उसमें एक z आपने इधर एज्यूम कर लिया, अननोन z है, z आपने रख लिया, अभी पहले अननोन है, बाद में हमने इधर वैल्यू पुट करेंगे 1.65। अब दो चीजें हैं इसमें कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, z एक तो अननोन है और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन इस नंबर z से, जो अननोन नंबर है इससे ग्रेटर वाली प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, वो कितनी है 0.05। तो ग्रेटर वाली प्रोबेबिलिटी अगर इधर हमने अननोन z रखा है या इधर रखा है, जिस जगह पे भी रखा होगा, क्योंकि पहले तो पता नहीं था हमें, बाद में पता चला है कि 1.65 से ऑनवर्ड है ये, तो हमने इधर किसी भी जगह पे रख सकते हैं इसको अननोन के तौर। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जेड, तो जो स्मॉल जेड है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो उससे ग्रेटर वैल्यू कौन सी बनती है, राइट साइड पे। तो राइट साइड वाला एरिया जो है वो हमें गिवन है, आउटपुट उसका क्या है 0.05। तो 0.05 ये वाला वाइट पोर्शन का एरिया गिवन है। वाइट पोर्शन का एरिया अगर 0.05 है तो इसका मतलब है जो लेफ्ट ओवर एरिया है वो कितना होगा, 0.95। टोटल एरिया तो 1 है ना, तो 0.95 का एरिया आपने देखना है सेकंड वाले पेज से। 0.95 का एरिया, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, हाँ जी, 0.95 जो है वो हमारा इधर करके बनना चाहिए। नहीं, 0.95 हमने वैल्यू ढूंढनी है। अब हमें एरिया गिवन था 0.05, तो हमने 0.95 उसकी वैल्यू तलाश करनी है। इस एरिया की वैल्यू जो है, टेबल के इनर वैल्यू जो है उधर 0.95 किधर आ रहा है, तो मुझे 0.93 नज़र आ रहा है। उसके अलावा 0.95 किधर से स्टार्ट हुआ है हम उधर से देखेंगे। आप इधर इधर जैसे जैसे राइट की तरफ मूव करते जाएंगे आपकी वैल्यू बड़ी होती जा रही है।
तो ये 0.94, हाँ ये 0.94 ही सारे चाह रहे थे। इसका मतलब है कि अगली रो में से 0.95 स्टार्ट हो रही है। अब 0.95 के बाद डेसिमल जो चेंज हो रहे हैं वो तो बेशुमार जगहों पे आपको नजर आ रहे हैं। ये 0.94 चलता जा रहा है, अभी बढ़ना है इसमें। हाँ ये वाला 0.94 है इधर, और नीचे वाले में 0.95 से थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब है इसी के एंड पे जाके जो है वो आपको 0.95 मिल जाना चाहिए। ये देखें 0.949, और उसके बाद क्या है 0.950। तो 0.95 के करीब जो है वो कौन सी वैल्यू बनी हमारी। इसको ऊपर देखें आप, ऊपर जा 0.05 इधर से है 0.95 के कारस्पॉन्डिंग, और जब इस साइड से देखेंगे तो ये 1.6 के कारस्पॉन्डिंग है। अब क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है तो आप अगर कोई निशानी रख लें तो इसी सीध के अंदर हम चलते जाएं। सबसे एंड वाली वैल्यू थी ना, तो आपको नज़र आएगा कि वो 0.95 है। असल में पेज पे ये काम बड़ा आसान है, इधर जूम करके आपको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने किया क्या इधर। जो वैल्यू 0.95 के करीब तरीन थी हमने वो सर्च की है। 0.94 आया, फिर उसके बाद अगली वैल्यू हमारे पास 0.95 जिधर फर्स्ट टाइम आई, या सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू टू 0.95 थी, वो वाली वैल्यू हमने चूज की। वो क्या बनी, 1.65 के करीब बनी। वो इधर करके थी, दरमियान में रह गई। हाँ, ये वाली वैल्यू थी। इधर 0.949 था, और इसके बाद ये वैल्यू ऊपर से हमने देखा 0.05, और इस साइड से राइट साइड लेफ्ट साइड से 1.6 था। तो हमारा इसका मतलब है कौन सा नंबर z की वैल्यू क्या है, 1.65। हमें इस दफ़ा क्या गिवन था, एरिया गिवन था। हमने उसके कारस्पॉन्डिंग नंबर फाइंड किया। इसी तरह लास्ट वाला पोर्शन जो है उसमें भी, लास्ट पार्ट के अंदर भी अब टू टेल है हमारे पास। इधर तो ग्रेटर देन जी था, इधर जी इज लेस देन जी भी है और ग्रेटर देन माइनस डी भी है। इसका मतलब है कि अब जो हमारे पास एरिया गिवन है वो टू एंड पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए है। सिमेट्रिक है ना ये पोर्शन, तो आधा एरिया इस साइड पे गिवन है, आधा एरिया इस साइड पे गिवन है। तो दोनों टेल पे जो एरिया हमारा कवर हो रहा है वो कितने, 0.99 इस इंटरवल के अंदर कवर हो रहा है, और जो आउटसाइड वाले रीजन बनते हैं वो कितने हैं, 0.01 दोनों है, और 0.005 अगर हम कर लेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट होके हमारे पास आ जाएगा। ये जीरो इधर रखें, 0.95 एरिया, 0.99 एरिया ये अंदर वाला है। तो टू टेल था तो इस साइड पे 0.005 है और इस साइड पे भी 0.005 है। आप किसी भी टेबल से जो है वो इसकी वैल्यू देखें। अगर ये पॉजिटिव वाले से देखेंगे तो आपको पॉजिटिव 2.58 आंसर मिलेगा। अगर नेगेटिव वाले से देखेंगे तो फिर उसका नेगेटिव जो है वो z की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और माइनस z की वैल्यू नेगेटिव के साथ 2.58। ये एग्जांपल आपने खुद ट्राई करनी है। ये वाली एग्जांपल जो है वो मैं लेक्चर स्टार्ट होने से पहले इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा, नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बायनॉमियल वाली। बाकी असाइनमेंट जो है वो लेक्चर के अंदर ही अनाउंस करूंगा।